हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसएससी में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे रिपीटेडली क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको पहले मिल सकें। और तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ब्लड से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। और सारे डाटा जो मैंने नोट्स में यूज़ किए हैं सारे एनसीईआरटी डेटा हैं, तो सारे ऑथेंटिक हैं। इस नोट्स की जिस नोट्स में पढ़ा रहा हूँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड के बारे में स्टार्ट करने से पहले आप ब्लड का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली ब्लड होता क्या है। ठीक है, साइंटिफिक टर्म में जो आपको पता होना चाहिए, ब्लड एक स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये लिक्विड है। ठीक है, और ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? दो या मतलब कोई भी जो चीज़ों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, तो वो हो गया कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड यही करता है। इसका एग्जांपल आपने पढ़ा है रेस्पिरेशन में, ब्लड गैसेस कैरी करता है टिश्यूज़ तक, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ से लंग्स तक ले जाता है वापस। तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है दो चीज़ों को, और व्हीकल की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे एंडोक्राइन में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ब्लड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें होती है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। तीन चीज़ों से ब्लड मिलके बना होता है। इन तीनों का हम इंट्रोडक्शन और ब्रीफ में इनके बारे में हम जानेंगे। फ्लूइड मैट्रिक्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। देखिए, मैं साथ में आपको एमसीक्यूज भी बताता चलूँगा कि एग्जामिनर आपसे क्या एमसीक्यू पूछेगा और आपको क्या आंसर मार्क करने हैं, तो ध्यान से सुनते चलिए। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% होता है। ठीक है, तो ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। ओके, और प्लाज्मा के अंदर जब आप जाओगे तो प्लाज्मा का 90 से 92% पानी होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है। समझिए, ब्लड का 55% प्लाज्मा हुआ। क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है कि ब्लड में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। ठीक है, तो आपको टिक करना है 55%। ठीक है, तो प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर, पानी। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आपका आंसर एक टिक। ठीक है, दो एमसीक्यू आपके तैयार। फॉर्म एलिमेंट में आप जाएंगे। फॉर्म एलिमेंट, तीन फॉर्म एलिमेंट होते हैं, मतलब तीन जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये चीज़ों को इन तीनों को भी हम ब्रीफ में देखेंगे शॉर्ट में। जो हमारे क्वेश्चन है बेसिकली वही, बट पहले एक बार आप प्लाज्मा को, 55% ऑफ ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, 90 से 92% प्लाज्मा का पानी होता है, और 6 से 8% प्रोटीन। ओके, फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा में तीन प्रोटीन वो होते हैं, प्रोटीन, तीन प्रोटीन होते हैं। बेसिकली वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपका मेन तीन प्रोटीन है, इससे आपका काम चल जाएगा। इन तीनों के आप एक एक फंक्शन याद रखिएगा। क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है फिब्रिनोजेन। ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए, ग्लोबुलिन का मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा IgE। ये IG क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो बेसिकली ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन से ही बनी होती है हमारी एंटी बॉडीज़। ठीक है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन से हमारी बनी होती हैं एंटी बॉडीज़। तो ये क्या कर रहा है? हमें डिफेंस मैकेनिज्म में हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में, आपको ये वर्ड याद रखना है, क्वेश्चन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसको रिमूव कर दूँ, डबल स्टार। ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में, इम्यूनोग्लोबुलिन में ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, उसी तरह से प्लाज्मा में भी क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन आपका ये है, ये जो मैंने रेड से लाइन किया, प्लाज्मा। आपने ये प्लाज्मा लिया। ठीक है, इसमें से ये मान लीजिए मैंने इसमें प्लाज्मा फिल कर दिया। ठीक है, और इसमें आपका ये है क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है। अब हमने
ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा तरीका है समझाने का, समझिएगा। ये हमने प्लाज्मा कंटेन किया है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया है वो आपका प्रेजेंट है। अब इसमें से मैं क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर रहा हूँ, देखिए क्लॉटिंग फैक्टर आपका रिमूव, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव हो गए। अब ये क्या हो गया, सीरम, ठीक है। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर सीरम, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका एक एमसीक्यू और तैयार। फॉर्म एलिमेंट की बात कर लें तो 55% ब्लड का प्लाज्मा हो गया था, तो 45% फॉर्म एलिमेंट होगा। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट, 3 फॉर्म एलिमेंट मेनली हमें पढ़ने हैं, ठीक है, यही होते हैं। एरिथ्रोसाइट की अगर हम बात करेंगे तो एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। इसके बारे में तो काफ़ी डिटेल हमें अभी पढ़नी है। तो मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द बॉडी, सॉरी पार्डन, ऑल सेल्स इन द ब्लड, ब्लड में जितने भी सेल प्रेजेंट होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, एरिथ्रोसाइट या आरबीसी। फिर से सुनिए, आपका एक और एमसीक्यू आता है कि ब्लड में जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कौन सी सेल होती हैं, वो होती है एरिथ्रोसाइट या आरबीसी, ठीक है। और इसके अब आरबीसी के सारे पॉइंट आपके एमसीक्यूज़ हैं, सारे चलते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। हेल्दी अडल्ट मैन में 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी होती पर क्यूबिक मिलीमीटर में। मतलब आप 1 मिलीमीटर, मतलब 1 क्यूबिक मिलीमीटर आप ब्लड लोगे, उसमें 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन तक आरबीसी आपके पाए जाएंगे, ठीक है। इसका डेटा आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये एनसीईआरटी का डेटा है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी से डेटा को लिया है। 11th की एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, तो ऑथेंटिक डेटा है, ज़्यादा रिलायबल है, आप इस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट, सॉरी, देखिए ह्यूमन एम्ब्रियो, जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, जब बेबी एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तब आरबीसी प्रोड्यूस होती है कहाँ पे, यॉर्क सैक में, ठीक है, यॉर्क सैक में, ठीक है। तो आपको याद रखना है फर्स्ट आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होती है, यॉर्क सैक में। ये इतना सा एमसीक्यू है, क्या होता है इतने इसके डिटेल में रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे, यॉर्क सैक क्या है, एलेंटोइस और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट आरबीसी जो प्रोड्यूस होती है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, यॉर्क सैक में। ये आपका क्वेश्चन है एसएससी का, ठीक है, इसलिए मैं पॉइंट को लिया हूँ। नॉर्मली आरबीसी कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो अडल्ट में। आरबीसी में न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस हैं, तभी इसलिए मैंने लिखा है मोस्ट, ऑल नहीं लिखा है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, लामा, कैमल लाइक होता है, ठीक है। तो उसमें मतलब कैमल लाइक एनिमल है, तो उसमें आपका जो है आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अच्छा, आरबीसी में न्यूक्लियस इसलिए हटाया जाता है, इसका भी आप बेसिक सा फंडा है, समझ लीजिए। आरबीसी से न्यूक्लियस इसलिए हटाते हैं क्योंकि हमें आरबीसी करना है क्या, हमें गैसियस एक्सचेंज करना है, गैस को ट्रांसपोर्ट करना है। और अगर आपके आरबीसी में स्पेस ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गैस कैरी कर पाओगे। इसलिए जो है हम गैस, मतलब हम आरबीसी में से न्यूक्लियस और जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे चीज़ें हटा देते हैं, जाके ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो सके और हम ज़्यादा गैस लंग्स से टिश्यू से लंग्स कैरी कर सकें, ठीक है। तो इसका शेप बाई कॉनकेव होता है, ठीक है। ये डिटेल आपको याद रखनी है। इसकी थिकनेस 2 माइक्रोमीटर, मतलब डेटा तो एनसीईआरटी में नहीं दिया था, बट मैं बता रहा हूँ उसको, इसी यही आप टिक करिएगा, ठीक है। ये डेटा थोड़ा वेरी हो सकता है, तो अगर कोई ये हो तो ठीक है, अगर ये ना हो तो 2.5 वाला तो ज़रूर होगा। तो इन दोनों में से जो भी हो वो लगाइएगा, और अगर दोनों हो तो इसको लगाइएगा, ठीक है। और सेकेंड आपका एमसीक्यू कि इसकी डायमीटर कितना होता है, तो आपको डायमीटर याद रखना 7.5 माइक्रोमीटर आरबीसी का डायमीटर है। ये सारे आपके एमसीक्यूज चल रहे हैं लाइन से, मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि आपको एग्जामिनर क्या क्वेश्चन देगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन की वजह, हीमोग्लोबिन जो होता है ये 2 चीज़ों से बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है, हीम मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन हमने देखा ना अभी प्रोटीन थी, तो प्रोटीन, ठीक है। हीमोग्लोबिन आयरन है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और रेड इन कलर, ठीक। हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से लेकर के 16 ग्राम, ठीक है। और अगर आप
इसका मतलब आप इसका वो भी निकाल सकते हैं, इसका आप नियरली देखिए, अगर 12 to 16 है तो आप उसको टिक करिए क्योंकि एनसीईआरटी डेटा, अगर नहीं तो उसके बीच में जो भी हो, जो बेहतर हो उनका एवरेज निकाल के वो आप टिक करिए, ठीक है। तो हेल्दी इंडिविजुअल में 100 ml ऑफ ब्लड कैरी 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है 100 ml ब्लड में कैरी होगा, ठीक है। 100 ml आपने ब्लड लिया, उसमें से आपको 12-16 ग्राम आपको हीमोग्लोबिन मिल जाएगा, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, देखिए आरबीसी जो कि कोई भी हमारे बॉडी में सेल, जो भी सेल होती है वो इमॉर्टल नहीं होती, मतलब उनकी मृत्यु तो होती है, तो इनका कोई जीवन काल होता है, ठीक है, उतने समय तक ये जिंदा रहती हैं। तो आरबीसी 120 दिन तक औसतन, एवरेज औसतन, उसके पहले भी मर सकती हैं, कुछ आरबीसी 120 दिन से ज़्यादा जी लेती हैं, लेकिन औसतन इनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है। उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद ये जो है डेड हो जाते हैं, और डेड कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन में, स्प्लीन में ये जो है इनको ग्रेवयार्ड कहा जाता है स्प्लीन को, इसको याद रखिए, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब कि स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय होती जाती है। ग्रेवयार्ड होता है जैसे कब्रिस्तान, ठीक है। तो जैसे कोई चीज़ जब कोई मर जाता है तो उसको हम कब्रिस्तान में दफना देते हैं, उसी तरीके से आरबीसी जब उसको मरने का टाइम आता है, आरबीसी के नष्ट होने का टाइम आता है, तो समय आता है, तो वो स्प्लीन में जाकर के नष्ट हो जाती है, तो इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कहा गया है। आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को कहा जाता है, ये आपके सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ल्यूकोसाइट की अगर हम बात करेंगे तो उसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, कलरलेस, कलरलेस क्यों, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं तो कलर नहीं। न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल होता है, न्यूक्लियस आपका पाया जाएगा, ठीक है। इनका नंबर आरबीसी के मुकाबले काफ़ी कम होता है, देखिए 6000 से 8000 मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी को दो भाग में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होगा, जैसे ये है डब्ल्यूबीसी आपका, उसमें ऐसे 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 ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, और इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, देख रहे हैं, मैंने इसमें ग्रेन्यूल्स बनाया है और इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं बनाया। ग्रेन्यूल मतलब ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो यही ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट्स में आपके 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स। क्वेश्चन आपका फिर से एमसीक्यू देखिए, साथ साथ में एमसीक्यू बताते चलता हूँ ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े। 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स होते हैं पूरे डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और इस्नोफिल्स 0.5 से 1%। तो आपको पूछेगा सबसे अबंडेंट, सबसे ज़्यादा अबंडेंट वर्ड यूज़ करेगा एग्जामिनर, मैं अबंडेंट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स, और सबसे कम लीस्ट अबंडेंट, सबसे कम इस्नोफिल्स, ठीक है। और एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इनके बारे में भी हम डिटेल अभी देखते हैं। देखिए पहले आप समझिए, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फैगोसिटिक होते हैं नेचर में, मतलब जैसे कि आप हमारे बॉडी में जब भी इन्फेक्शन वगैरह आता है ना, तो न्यूट्रोफिल्स बहुत एक्टिवली वर्क करता है। और जैसे कि ये देखिए, ये मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया या वायरस है, ठीक है, बैक्टीरिया मानिए, और ये है हमारा न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। फैगोसाइट क्या होता है, ये देखिए मैं आपको फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। आया, इसने अपना मुंह खोला, इसने ये बैक्टीरिया के पास गया, इसने बैक्टीरिया को लील लिया, फैगोसाइट कर लिया, फैगोसाइट मतलब लीलना, इसने बैक्टीरिया को पूरी तरीके से अपने अंदर लील लिया, इंगल्फ कर लिया। अब इसको टुकड़ों में ही तोड़ दिया, देख रहे हैं अंदर इसके एंजाइम होता है, एंजाइम के थ्रू इसको टुकड़े में तोड़ दिया। अब ये जो है एक्सक्रीट कर देगा, बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो ये इनका काम होता है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का काम फैगोसिटिक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दोनों फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। आपको पूछ सकता है एमसीक्यू में कि न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसिटिक इन नेचर एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक इन नेचर, या दोनों नेचर में मतलब फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, कोई एक होता है या दोनों नहीं होते, तो आपको याद रखना दोनों फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछेगा, बेसोफिल्स इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन वगैरह रिलीज़ करता है, तो जहीं आपका कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है, मतलब स्वेलिंग आती है ना, तो वहाँ पे बेसोफिल्स एक्टिव होता है, ठीक है। स्नोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन, ज़्यादा नहीं याद रखना है, स्नोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन। लिम्फोसाइट अगर आप देखेंगे 20 से 25% डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट होता है, 2 लिम्फोसाइट होती हैं बी और टी, ठीक है, और इन्वॉल्व होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे, ठीक है। इम्यून मतलब
इम्यून रिस्पॉन्स जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह से लड़ना, बैक्टीरिया वायरस को मारना, इन सब में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। इनका नंबर याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए बेसिकली, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी, इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग करवाना है तो आपको प्लेटलेट चाहिए। अब आप ये समझिए जैसे कि होता क्या है, जब प्लेटलेट कम हो जाएगा तो क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग। मतलब कि अगर छोटा सा, जैसे ये मान लीजिए बॉडी है और इसमें से मैं आपको छोटा सा कट दिखाता हूँ कि ये आपका छोटा सा कट लग गया, ठीक है, इतना सा कट। उसके बाद इस बॉडी में से इतने से कट से बहुत सारा ब्लड लॉस होगा, बहुत सारा। और यहाँ पे क्लॉटिंग जो है, मतलब थक्का जो जमना चाहिए खून का, जैसे कि क्लॉटिंग जम जाए और ब्लड निकलना, ब्लड फ्लो बंद हो जाए, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट काफ़ी कम है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। इसलिए प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ आए बात? आपका प्लेटलेट कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में आपका मैंने ये भी बताया था कि कैल्शियम, पोटेशियम एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। कैल्शियम का नाम मैंने कहाँ लिया था? कैल्शियम का नाम लिया था मैंने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। तो आपका ये दोनों भी क्वेश्चन है। तो ब्लड के बारे में इतना ही, जो एनसीईआरटी से दिया है आपका, इतना इम्पॉर्टेंट है जितना मैंने आपको बता दिया। बेसिकली देखिए, पढ़ने की चीज़ बहुत सारी रहती है, लेकिन हमें चूज़ ही होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हमें अपने मतलब क्वेश्चन पे फोकस रहना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही इंपॉर्टेंट नए नए वीडियोस बायोलॉजी से रिलेटेड पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।